हेलो एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, व्हाट डज द पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट और पार्ट पेमेंट ऑफ प्रिंसिपल अमाउंट बाय द डेटर एक्सटेंड द पीरियड ऑफ लिमिटेशन। सॉरी, व्हेन आएगा यहाँ पे कि कब जो है पेमेंट इंटरेस्ट की या फिर जो पार्ट पेमेंट है प्रिंसिपल अमाउंट का डेटर के द्वारा वो एक्सटेंड करता है जो हमारा पीरियड है लिमिटेशन का। ऑल्सो डिस्कस द डिफरेंस बिटवीन एक्नॉलेजमेंट अंडर सेक्शन 18 और 19 जो है लिमिटेशन एक्ट का। इसके अलावा हमें सेक्शन 18 और 19 के बीच का डिफरेंस भी हमें डिस्कस करना है। ये क्वेश्चन हमारे पास HGS 2001, DGS 2015, MPCJ 2015 में पूछा गया है। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में और जो हमारा जो पहला पार्ट है कि सेक्शन 19 जिसमें हमें डिस्कस करना है, हम पहले जो है वो पार्ट को देखेंगे, उसके बाद जो है हम सेकेंड पार्ट देखेंगे। तो इंट्रोडक्शन में आ गया हमारे पास कि सेक्शन 19 प्रोवाइड करता है कंप्यूटेशन के लिए पीरियड ऑफ लिमिटेशन का जब एक पेमेंट जो है ऑन द अकाउंट ऑफ डेट की या फिर जो इंटरेस्ट की ऑन लेगेसी इज़ मेड। तो सेक्शन 19 जो है वो बात करता है कैलकुलेशन की लिमिटेशन पीरियड की जब पेमेंट की जाती है डेट के लिए या जो इंटरेस्ट लिया गया है उस पर, तो वो जब पेमेंट की जाती है तो उसके बाद क्या पीरियड कैलकुलेट होगा। प्रिंसिपल जो है बिहाइंड दिस सेक्शन वो है कि पेमेंट इम्प्लाई करता है एक एडमिशन एक राइट का और एक्नॉलेजमेंट कॉरस्पॉन्डिंग लाइबिलिटी की। जो टर्म है पर्सन लाइबल टू पे डेट वो इंक्लूड करता है ना कि वो पर्सन जो पर्सनली लाइबल है बट ऑल्सो एक पर्सन जो पर्सनली लाइबल नहीं है लेकिन जिसका इंटरेस्ट है फैमिली प्रॉपर्टी में वो लाइबल होगा। तो बेसिकली इंट्रोडक्शन में हमने क्या किया है, हमने बताया है कौन सा प्रोविज़न यूज़ किया गया है, दैट इज़ सेक्शन 19। उसके अलावा इसके पीछे क्या ऑब्जेक्ट है हमने वो डिस्कस किया है। इसके अलावा हमने कौन कौन से पर्सन लाइबल हैं उसको डिस्कस किया है कि जो पर्सन लाइबल है सिर्फ वो नहीं लेकिन जो पर्सनली लाइबल नहीं है लेकिन जिसका इंटरेस्ट है उस प्रॉपर्टी में वो भी लाइबल होगा। तो ये हमारे पास एक जनरल इंट्रोडक्शन है। फिर आगे हमारे पास एसेंशियल कंडीशंस क्या हैं। जो कंडीशंस एसेंशियल हैं अट्रैक्ट करने के लिए सेक्शन 19 वो है हमारे पास। पहला आ गया पेमेंट दी जाती है डेट के या फिर जो इंटरेस्ट है लेगेसी पे उसके अकाउंट पे। फिर जो पेमेंट है वो की जानी चाहिए प्रिस्क्राइब्ड पीरियड के अंदर। फिर आ गया जो पेमेंट है वो की जानी चाहिए पर्सन के द्वारा जो लाइबल है पे करने के लिए डेट या फिर लेगेसी या फिर जो ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट है उसके द्वारा। फिर आगे ये एक्नॉलेज किया जाना चाहिए सम फॉर्म ऑफ राइटिंग में, इधर वो हैंड राइटिंग है जो पेयर है नॉट प्रेयर पेयर है उसकी या फिर साइन किया जाना चाहिए उसके द्वारा। अगर कोई एक्नॉलेजमेंट नहीं है रिक्वायर्ड फॉर्म में तो जो पेमेंट है खुद से वो अवेल नहीं, वो किसी काम की नहीं है, ये दिया गया है प्रोवाइजो में। तो बेसिकली जो 4 कीवर्ड्स आपको याद रखने हैं एसेंशियल्स में वो आ गया पेमेंट दी जानी चाहिए जो डेट है हमारे पास या फिर जो इंटरेस्ट है उस अमाउंट पे उसके अकाउंट पे पेमेंट दी गई है, विद इन प्रिस्क्राइब्ड पीरियड दी गई है, मतलब कि एक्सपायर नहीं हुआ है हमारा जो टाइम पीरियड है लिमिटेशन का। फिर आ गया किस पर्सन के द्वारा दी गई है, जो पर्सन लाइबल है या फिर उसका जो एजेंट है उसके द्वारा। फोर्थ आ गया ये जो है किसी फॉर्म में होना चाहिए, राइटिंग की फॉर्म में होनी चाहिए तो उसकी हैंड राइटिंग होनी चाहिए या फिर उसने खुद नहीं लिखा है तो वो जो है साइन होना चाहिए उसके द्वारा। अगर ये इस फॉर्म में नहीं है तो एक्नॉलेजमेंट जो है वो नहीं मानी जाएगी। तो आपके पास एसेंशियल्स में ये 4 कीवर्ड्स हैं। बहुत बार आपको फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन भी आता है। कोई भी आपको अगर फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है कि जैसे ए ने जो है बी से ₹1 लाख रुपये लिए थे और उसने 3 साल का टाइम पीरियड था लेकिन 2 साल के बाद जो है उसने 1 लाख पे 10,000 रुपये जो है इंटरेस्ट दिया था, तो क्या लिमिटेशन पीरियड आगे बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। इस टाइप का कोई भी आपके पास फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन आता है उसमें आपको जो है 4 कंडीशंस अप्लाई करनी है। जहाँ पे चारों कंडीशंस फुलफ़िल होती हैं वहाँ पे पर्सन लाइबल होगा या फिर लिमिटेशन पीरियड जो है वो एक्सटेंड होगा, और जहाँ पे एक भी कंडीशन आपके फुलफ़िल नहीं हो रही है वहाँ पे लिमिटेशन पीरियड एक्सटेंड नहीं होगा। फिर आ गया इसमें हमारे पास इलस्ट्रेशन। ए ने लेंड किया है ₹10,000 बी को 1/1/2012 पे। 2014 ने जब बी सिटी में नहीं था उसने सेंड किया कुछ मनी
अपने सन सी को पे करने के लिए ए को जो इंटरेस्ट है लोन का उसके लिए। सी ने पे किया मनी ए को और साइन किया एक इंडोर्समेंट पेमेंट का। 2016 में ए ने सू किया बी को रिकवरी ऑफ लोन के लिए और रिमेनिंग इंटरेस्ट के लिए। यहाँ पे जो सी की पेमेंट है और जो इंडोर्समेंट है वो वैलिड एक्नॉलेजमेंट है, जैसा उसने एक्ट किया था कैपेसिटी में ड्यूली ऑथराइज्ड एजेंट के तरीके से बी का, और जो सूट है वो कंसिडर की जाएगी विद इन लिमिटेशन पीरियड। अगेन बहुत ही सिंपल एग्जांपल है, लेकिन मैं आपको रफ वर्क में थोड़ा सा बता देती हूँ। ए ने जो है बी को लैंड किए थे 10,000 रुपीज़। डेट क्या है इसमें हमारे पास, ये ध्यान रखिए लिमिटेशन एक्ट में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेगा फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन में या फिर इलस्ट्रेशन में, वो आपका जो है डेट करेगा। तो 2012 में हमारे जो है लोन दिया गया था। अब 2014 में, जो कि 2 साल बाद ही, बी जो था वो सिटी में नहीं था, उसने सी को एज ऑथराइज्ड एजेंट, जो उसका बेटा है, तो ये ऑथराइज्ड एजेंट के तौर पे इसको पैसे भेजे ए को देने के लिए, और इसने ए को दिए हैं पैसे, और इसने जो है साइन भी की है हमारे पास इंडोर्समेंट। तो यहाँ पे जो है उसने सी ने ए को पे कर दिए हैं। तो यहाँ पे आप अपनी कंडीशंस लगा सकते हैं। पहला जो कंडीशन थी कि डेट के लिए पे करना है या फिर जो है इंटरेस्ट पे करना है, तो यहाँ पे इंटरेस्ट पे किया गया है। दूसरा आ गया विद इन लिमिटेशन पीरियड करना था, तो 2 साल के अंदर अंदर किया है, जबकि लिमिटेशन पीरियड मोस्टली 3 साल का होता है। तीसरा है किसके द्वारा पे किया गया है, तो यहाँ पे ऑथराइज्ड एजेंट है उसके द्वारा पे किया गया है। फोर्थ आ गया एक्नॉलेजमेंट की गई है साइन करके या फिर हैंड राइटिंग फॉर्म में, तो यहाँ पे साइन किया गया है। तो ये जो चारों कंडीशन है ये फुलफिल होती हैं। तो यहाँ पे जैसे ही उसने 2014 में एक्नॉलेज कर दिया है, उसका लिमिटेशन पीरियड 3 साल का बढ़ जाएगा और ये हो जाएगा 2017। तो 2016 में ही जो है ए ने बी को सू कर दिया वो रिमेनिंग जो हमारे पास अमाउंट थी उसके लिए। तो यहाँ पे ये सूट वैलिड मानी जाएगी और लिमिटेशन पीरियड है वो माना जाएगा कि एक्सटेंड हुआ है 3 साल तक। तो ये आपका जो है रफ वर्क है, इसमें आपको कंडीशंस भी समझ आ गई और आपकी जो इलस्ट्रेशंस है वो भी आपको समझ आ जानी चाहिए। फिर आ गया हमारे पास केस लो। केस लो आ गया हमारे पास संत लाल मोहन वर्सेस कमल प्रसाद 1951 सुप्रीम कोर्ट। इसमें हेल्ड किया है कि सेक्शन 19 के अंडर जो पेमेंट है वो अमाउंट करती है एडमिशन को, कि पहली चीज़ यहाँ पे माना जाएगा जब सेक्शन 19 की पेमेंट होती है कि यहाँ पे एडमिशन हुआ है डेट का, कि हाँ पैसे लिए गए हैं, और कोई ज़रूरत नहीं है किसी सेपरेट एक्नॉलेजमेंट की। दो ये रिक्वायर्ड है कि कुछ रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए पेमेंट का, ओरल एविडेंस जो है पेमेंट का वो अलाउड नहीं है। तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि ये एडमिशन है, ये एक्नॉलेजमेंट है जो पेमेंट दी गई है, लेकिन इसके अलावा जो है एक रिटर्न रिकॉर्ड होना चाहिए। जो भी हमारे पास ओरल एविडेंस है कि किसी ने पैसे दे दिए हैं लेकिन कुछ साइन नहीं किया, कुछ हैंड रिटन फॉर्म में इंडोर्समेंट नहीं है, तो अगर वहाँ पे क्लेम किया जाता है कि उसने जो है इंटरेस्ट दिया था हमारी लोन अमाउंट पे और टाइम पीरियड एक्सटेंड हो गया है, तो वो नहीं माना जाएगा। ओरल एविडेंस इसमें जो है यूज़ नहीं होगा, रिटर्न फॉर्म में होना चाहिए। तो केस लॉ ने बेसिकली अफर्म की हैं वो चीज़ें जो हमने सेक्शन में या प्रोविज़न में पढ़ी हैं। नेक्स्ट आ गया हमारे पास जो सेकंड पार्ट है आंसर का, दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन सेक्शन 18 एंड 19। दोनों के दोनों जो सेक्शंस हैं वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं हैं, रेदर जो सारी की सारी कंडीशंस है वो फुलफिल्ड की जाएंगी, तो जो मैटर है वो फॉल कर सकता है दोनों सेक्शंस में। एक पेमेंट जो फॉल नहीं करती है सेक्शन 19 में, कुछ डिफेक्ट की वजह से वो ऑपरेट कर सकती है एक्नॉलेजमेंट लाइबिलिटी की सेक्शन 18 में। तो बेसिकली इसमें बोला गया है कि दोनों एक्सक्लूसिव सेक्शंस नहीं है, दोनों एक दूसरे के साथ जो है ओवरलैप करते हैं। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि किसी केस के फैक्ट्स दोनों ही सेक्शंस में फॉल कर रहे हैं, 18 में भी फॉल कर रहे हैं और 19 में भी फॉल कर रहे हैं। अगर कोई डिफेक्ट है जिसकी वजह से 19 में नहीं फॉल कर रहा है, तो हमारे पास 18 में फॉल करता है, जो हमारे पास इम्प्लाइड एक्नॉलेजमेंट है उस कॉन्सेप्ट के अंदर। अब जब भी हम डिफरेंस का कोई भी आंसर करते हैं तो उसके लिए हम जो है ऐसे टेबल बनाते हैं। सबसे पहले हम बेसिस लिखते हैं, फिर हम लिखते हैं फर्स्ट जो कॉन्सेप्ट है इसमें सेक्शन 18 है, फिर आ गया सेकेंड हमारे पास सेक्शन 19। जो पहला बेसिस है जिस पे हम डिफरेंस बताएंगे वो है एप्लीकेशन। सेक्शन 18 अप्लाई करता है किसी भी सूट को या एप्लीकेशन को प्रॉपर्टी या फिर राइट के रिस्पेक्ट में।
सेक्शन 19 अप्लाई करता है सिर्फ सूट्स को डेट्स पे और लेगेसी पे। सेकेंड आ गया इसमें हमारे पास एड्रेस टू थर्ड पार्टी पर्सन। सेक्शन 18 की जो एक्नॉलेजमेंट है वो एड्रेस की जा सकती है थर्ड पर्सन को भी। सेक्शन 19 की जो एक्नॉलेजमेंट है वो एड्रेस की जानी चाहिए पर्सन को जिसके लिए जो लाइबिलिटी है वो एग्जिस्ट करती है। तो जिस पर्सन की लाइबिलिटी है उसी की तरफ जो है एड्रेस होनी चाहिए, ये जो है एक्नॉलेजमेंट। फिर आ गया इसमें हमारे पास थर्ड स्कोप क्या है। सेक्शन 18 के अंदर एक राइटिंग जो कंटेन करती है एडमिशन लाइबिलिटी का प्रॉपर्टी या राइट के रिस्पेक्ट में वो सफिशिएंट होगा। सेक्शन 19 में पेमेंट और राइटिंग जो रिकॉर्डिंग है, ये जो पेमेंट है ये रिक्वायर्ड है और राइटिंग जो है इस पेमेंट की वो रिक्वायर्ड है। तो बेसिकली 18 जो है उसमें सिर्फ राइटिंग सफिशिएंट है, 19 में पेमेंट प्लस जो उसका राइटिंग रिकॉर्ड है वो ज़रूरी है। फोर्थ आ गया इसमें हमारे पास ऑपरेशन। एक एक्नॉलेजमेंट जो है लाइबिलिटी का वो दिया गया है सेक्शन 18 के अंदर, वो ऑपरेट करता है अगेंस्ट उस पर्सन के जिसके अगेंस्ट जो प्रॉपर्टी या राइट क्लेम किया गया है। पेमेंट जो है 19 के अंदर वो ऑपरेट करता है सारे के सारे पर्सन्स के अगेंस्ट जो लाइबल हैं पे करने के लिए डेट रिस्पेक्ट में उस पेमेंट की जो की गई है। तो बेसिकली यहाँ पे जितनी भी पार्टीज़ हैं जो को डिफेंडेंट्स होंगे उनके अगेंस्ट भी लाइबल होगा, यहाँ पे सिर्फ उस पर्सन के अगेंस्ट होगा जिसके अगेंस्ट जो है वो क्लेम किया गया है एक्नॉलेजमेंट। तो आपके पास ये जो है यहाँ पे फोर जो आपके डिफरेंस पॉइंट्स हैं। बहुत बार जो डिफरेंस का क्वेश्चन है वो 5 मार्कर में पूछा जाता है, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे सिर्फ 4 ही डिफरेंसेस हैं। तो आप जो है 1 नंबर की जो है वो थियरी लिखेंगे। थियरी में आप क्या कर सकते हैं, सेक्शन 18 के बारे में बता सकते हैं, सेक्शन 19 के बारे में बता सकते हैं। और इससे पहले हमने यहाँ पे जो डिफरेंस बिटवीन 18-19 के बारे में बताया है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है और इन दोनों का क्या रिलेशन है, आप थोड़ा सा जो है इन दोनों को सेक्शन 18 और 19 कंबाइन करके भी इनकी सिमिलैरिटीज़ बता सकते हैं। उसके बाद आप 4 डिफरेंसेस बता दीजिए। फिर आ गया हमारे पास लास्ट में कंक्लूजन। सेक्शन 19 कवर करता है कोई भी पार्ट पेमेंट डेटर के द्वारा थ्रू द डेटर, दो अगर डेटर है उसने क्लियर नहीं किया है कि वेदर ये पेमेंट जो है ये इंटरेस्ट की है या फिर जो पेमेंट अमाउंट की है। तो कंक्लूजन में हमने बताया है कि फॉर एग्जांपल कोई भी पेमेंट आ गई है हमारे पास डेटर की तरफ से, लेकिन उसने जो है ये क्लैरिफाई नहीं किया है कि ये इंटरेस्ट है या फिर ये जो डेट की अमाउंट है वो है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अगर पेमेंट आ गई है और एक्नॉलेजमेंट है उसकी राइटिंग में, तो यहाँ पे माना जाएगा कि ये वैलिड है हमारे पास सेक्शन 19 के अंडर। बाकी जो है इस आंसर में 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला यही कि 10-15 मार्कर के हिसाब से हमने किया है। इसमें हमने इंट्रो किया है, उसके बाद असेंशियल्स बताए हैं, उसके बाद हमने इलस्ट्रेशन डिस्कस की है, फिर हमारे पास आ गया केस लॉ, उसके बाद जो डिफरेंस का क्वेश्चन है वो हमने सेकंड पार्ट है वो अटेम्प्ट किया है और उसके बाद जो है हमने कंक्लूजन किया है। इतना जो आपके पास मटेरियल है ये 15 मार्कर के लिए, और अगर 20 मार्कर है तो आप 2 इलस्ट्रेशंस दे सकते हैं या एक आधा एक्स्ट्रा केस लॉ लिख सकते हैं। इतना आपके पास सफिशिएंट होगा। वहीं अगर 5 मार्कर में आता है, 10 मार्कर में आता है तो डिफरेंट होगा। 5 या 10 मार्कर में दोनों क्वेश्चंस कंबाइंड नहीं आएंगे, आपको सिर्फ सेक्शन 19 के बारे में पूछा जाएगा या फिर डिफरेंस के बारे में पूछा जाएगा। डिफरेंस का हमने यहाँ पे जो है डिस्कस कर लिया है कि 5 मार्कर में हमने थोड़ा सा और ऐड करना है, प्लस 4 पॉइंट्स लिखने हैं। वहीं सेक्शन 19 का आपसे पूछा जाए तो आपको अगेन इंट्रो करना है। इंट्रो में ही जो है हमने यहाँ पे इसका जो स्कोप है या फिर जो पर्पस है, ऑब्जेक्ट है, वो डिस्कस किया है इंट्रो में। उसके बाद आप असेंशियल्स बताएंगे, उसके बाद आपका इलस्ट्रेशन है और केस लॉ है आपके पास। उसके बाद आप थोड़ा सा सेक्शन 18 और 19 की सिमिलैरिटीज़ बता सकते हैं। आप डिफरेंस का जो कॉलम है वो नहीं बनाएंगे, जो टेबल है नहीं बनाएंगे। उसके बाद 2 लाइन में आप जो है कंक्लूड कर सकते हैं। इतना आपका 10 मार्कर में सफिशेंट होगा। 5 मार्कर में आप ये 18 और 19 वाला आप सिमिलैरिटीज़ भी स्किप कर सकते हैं। तो आपको मार्क्स के हिसाब से अपना जो है आंसर अटेम्प्ट करना है और थोड़ा सा क्रिएटिवली मोल्ड करना है। बाकी जो है इस आंसर में हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।